अस्सलाम वालेकुम जनाब। वंस अगेन ऑनलाइन के लोगों को आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों नजर आ रहे हैं। सामने वालों को तो नजर आ रहे हैं। आवाज सुनाई भी दे दे तो चल जाएगा काम, बाकी दो चीजें नजर आनी चाहिए। ठीक हो गया जी। आप लोगों ने खूबसूरत सा वीकेंड गुजारा और वीकेंड पे फिर आप लोगों को कोई सवाल भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं हुआ, बस सिर्फ टेस्ट तैयार किया, फड़का फड़कू के रख दिया। टेस्ट तैयार करने में हमें बहुत टाइम लगा है ना, 2.25 चैप्टर से 7-8 घंटे लग गए होंगे, 6-7 घंटे लग गए होंगे। 2 दिन 1-1 घंटा दोनों दिन पढ़ते रहे, तो 2 दिन जो है वो इसके ऊपर लग गए। खैर अगेन आज का टारगेट हमारा थोड़ा सा छोटा था, फिर यही सोचा कि अभी तक जरा पहला वीक है। मैंने कहा था ना कि हमारा अभी हम लोगों ने सैटरडे का इरादा ही किया था कि अचानक से जो है वो उन्होंने सैटरडे ऑफ कर दिया, तो उसकी एडजस्टमेंट जो है वो इसीलिए क्लियर कट नहीं की थी। ये था कि भी जरा डाउट है, होता है नहीं होता, कोशिश करेंगे, लेकिन वो कोशिश ऑडिट में कामयाब रही, यहाँ पे वो कोशिश कामयाब नहीं रही, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा लिंक हैं। कैंपस इनसाइट पे चीज अपलोड होती है, जैसे आज का लेक्चर का लिंक जो है ना वो शुरू में इतनी देर इसलिए लग रही थी कि कैंपस इनसाइट पे कुछ लोगों के पास लिंक आ रहा था, कुछ के पास नहीं आ रहा था, फिर वो व्हाट्सएप पे शेयर किया, तो अब होप सो एक रीजनेबल नंबर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब तो रीजनेबल भी इतना रीजनेबल नहीं रहा। सवाल ये कि क्या मैं इस वक्त ऑर्गेनाइजर हूँ? हाँ, इस वक्त पार्टिसिपेंट है 38। लाइव जो है ना, लोगों को लगता है कि उन्हें लाइव पढ़ना है, लेकिन असल में उन्हें रिकॉर्डेड पढ़ना होता है, क्योंकि रिकॉर्डेड वो अपनी पसंद के टाइम पे पढ़ लेते हैं और लाइव जो है उन्हें मजबूरन टीचर वाले टाइम पे आना पड़ता है। स्पीड भी पसंद की होती है, स्पीड भी तेज कर सकते हैं। पहला क्लिक ही 15-20 मिनट आगे पे लगाया। ठीक है जी, ये यशी है। खैर अगेन इसकी वजह से फिर वो इतना डिले हो जाता है मामला कि फिर वो क्लास के साथ चल नहीं पाते, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। आप लोगों ने लास्ट डे बहुत सारे राइट्स पढ़े और मैंने थोड़ा सा चैप्टर छोड़ दिया, ताकि जो है वो हमारे ऊपर ये इल्जाम ना आए कि पूरा का पूरा चैप्टर कराया। आपने अगर गौर से देखा तो चैप्टर में था कुछ भी नहीं काबिल जिक्र, यानी कि वो चैप्टर में अभी तक आपने देखा तो राइट्स, ड्यूटीज और वो बड़ी कॉमन सेंस वाली बातें थी जो हमें पहले से पता थी। 2-3 नई बातें हमें पता लगी कि अगर कुछ नहीं एग्री किया हुआ आपस में तो 6% इंटरेस्ट लिया जा सकता है लोन के ऊपर, ये की नई बात थी। दूसरा एक चीज जो हमें शिद्दत से एहसास हुआ कि बाहर वाले को इससे कोई लेना देना नहीं है कि किसने लॉस देना है, किसने प्रॉफिट देना है, कौन साइलेंट है, कौन साइलेंट नहीं है। बाहर वाला किसी से भी रिकवरी कर सकता है और सारी की सारी कर सकता है। फिर क्या होगा, जिससे रिकवरी हुई है वो बकाया पार्टनर से कहेगा कि हाँ भाई अब आप बताएं कि मैंने आपके बिहाफ पे पैसे दे दिए हैं, अब आप लोगों ने मुझे कंपनसेट करना है। अब डिपेंड करता है इनमें से किस किसने प्रॉफिट को तय किया हुआ है, किस किसने लॉस और प्रॉफिट दोनों को तय किया हुआ है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। टेस्ट अभी डिस्कस नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कि टेस्ट के ऊपर वॉइस डिस्कशन आज नहीं कल आपको मिलनी है, यानी कि आज शाम या कल दिन में, क्योंकि आज तो आप लोगों के पास टेस्ट अपलोड करने का या वो सॉरी टेस्ट फिजिकली जमा कराने का टाइम है, तो आज शाम क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट जब तक खुला है तब तक आप लोगों के पास टेस्ट जमा कराने की गालिबन ऑप्शन है। तो आप लोगों ने अगर टेस्ट अभी नहीं किया तो टेस्ट कर लें, उससे थोड़ी सी आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्या है और किस तरह से। हम थोड़ा सा मौके का फायदा उठा के आज टॉपिक जल्दी खत्म करके पास पेपर्स की तरफ भी आ सकते हैं, तो उससे भी जरा थोड़ा सा एक मजेदारी वाला एलिमेंट आ जाएगा। मुझे बताइए, ड्यूटीज राइट्स, मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई इवन रिपीट करने वाली बात भी है कि जाफिशानी से काम करना होगा, जब तक तय ना हुआ हो बगैर तनख्वाह के काम करना होगा, ये सब एक दूसरे के एजेंट हैं, एक की वजह से लॉस होगा तो सब उसको कंपनसेट करेंगे। इंडेमनिफिकेशन का हक दोनों तरफ से है, आपको फर्म से नुकसान पहुंचे आप उनसे क्लेम कर लें, फर्म को आपसे नुकसान पहुंचे फर्म आपसे। फर्म का मतलब है ऑल द पार्टनर्स और इंडिविजुअल का मतलब है वो एक इंडिविजुअल पार्टनर। तो हम लोगों ने बहुत सारे राइट्स, ड्यूटीज और वो सारी चीजें देखी। मुझे बताइए किसी राइट, किसी ड्यूटी में सामने के हाजिरीन का कोई सवाल, क्योंकि वाकई इसका रिकैप देना नहीं बनता, कहते हैं तो मैं हेडिंग्स रिपीट कर देता हूँ। जी बताइए, सवाल आया हमारे पास।
जी अगर अकाउंट सेटल नहीं हुआ, अब अकाउंट सेटल से क्या मुराद है, यानी कि एक बंदा जा रहा है पार्टनरशिप छोड़ के और उसके पैसे ये वापस नहीं कर रहे हैं, अब क्या वो पार्टनर है? नहीं, अब वो पार्टनर नहीं है। अब वो जो पैसा हमारे पास रखा हुआ है हम उसे टेक्निकली कैपिटल नहीं कहेंगे। अब अगर वो पैसे हमारे पास छोड़ के जा रहे हैं और अभी हमने उसके पैसे पूरे अदा नहीं किए, तो जब तक हमारे पास पैसे रहेंगे टेक्निकली वो एक तरह का लोन है जो पार्टनरशिप ने उस बंदे से लिया हुआ है। अगर किसी बंदे का कैपिटल पड़ा हो तो तय हुआ है या नहीं हुआ, इंटरेस्ट जरूरी नहीं है बीच में, लेकिन किसी ने लोन दे दिया है और कुछ नहीं तय हुआ, कम से कम 6%, और अगर तय हो जाए तो जितना तय हुआ है वो होगा, तय ना हुआ हो तो 6% मिल जाएगा। अगर कोई अपना हिस्सा छोड़ के गया है और हम उसे हिस्सा नहीं दे, जितने अरसे तक उसका हिस्सा हमारे पास है, अनलेस के कुछ और तय हुआ हो, ये जुमला हर जगह आना है पार्टनरशिप में, अनलेस के कुछ और तय हुआ है, नॉर्मल रूल है कि उस हिस्से के ऊपर फिर 6% लगेगा, क्योंकि अब वो हमारा हिस्सेदार नहीं है, पार्टनर नहीं है, अब उसके पैसे हमारे पास अमानतन पड़े हुए हैं। जी भाई कुछ कहना चाहिए ना दे तो सर क्या हम उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट में वही वाला जो पहले देते रहे वो उसको बाद में भी दे सकते हैं? देखें सवाल ये आया कि अगर हम फर्स्ट करें उसे इंटरेस्ट नहीं देना चाहते तो क्या हम उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट चल रहा था वही देते रहे, इसीलिए मैंने जुमला कहा था अगर कुछ और तय ना हुआ। असुलन क्या होना चाहिए, पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो बैठ के तय होना चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा, तुम्हारा जो पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं उसका क्या कंपनसेशन हम तुम्हें देंगे। और अगर कुछ भी तय ना हो और एक बंदा पलट के 2 साल बाद कहे ये तो मेरे पैसे ही नहीं देते, तो वो अदालत से कह सकता है कि मेरे पैसे इनके पास पड़े हुए हैं, मुझे 2 साल का इस पे इंटरेस्ट भी चाहिए। तो इसलिए रूल क्या है, अगर कुछ तय हुआ है तो वो हमेशा ऊपर होगा, कुछ नहीं तय हुआ तो फिर जनरल रूल्स अप्लाई करेंगे। जी विलफुल निगलेक्ट का मतलब है एक बंदे ने जान के गफलत दिखाई जिसकी वजह से सबको नुकसान हो गया। अगर एक बंदे की जान के दिखाई गई गफलत की वजह से सबको नुकसान हुआ है तो वो बंदा कंपनसेट करेगा सबको, जो बेचारों ने भरा है उसके नुकसान की वजह से उनको कंपनसेट करेगा, और जितना उनका नुकसान इसकी वजह से हुआ है वो उनको भर के देगा। उनके नुकसान की क्या मतलब है, हो सकता है क्रेडिटर जिसका नुकसान हुआ है उसने उनमें से किसी को पकड़ लिया हो जो बाकी शरीफ लोग थे, तो इसने फिर उनको कंपनसेट करके देना। जी राइट्स एंड ड्यूटीज का एक शुगलिया टॉपिक और उसमें सवाल, क्या सामने के हाजरीन के सारे सवाल खत्म है? क्या आपको राइट्स ड्यूटी सारी कहानी समझ आ गई है? पार्टनरशिप तो बड़ा मजे का चल रहा है, सोचिए ये अदर लॉज है, पार्टनरशिप नेगोशिएबल, इसमें 2 मेन लॉज हैं, बाकी छोटे छोटे से लॉज हैं, 2 3 सफे के, और इनकी मिला के 35 से 52 नंबर की वेटेज है। और पार्टनरशिप हमेशा से एक इंपॉर्टेंट एरिया रहा है, पहले जब खाली एम लॉ होता था तो काफी इंपॉर्टेंट होता था, फिर जब बिजनेस लॉ हुआ तो इसकी वेटेज कर दी थी उन्होंने 10 नंबर की, जब उन्होंने 10 की वेटेज की थी तो 10 से कम कभी भी सवाल नहीं आया, हाँ 10 से ऊपर के सवाल जरूर आए हुए थे। तो आपको पास पेपर में स्टिल रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए। आप देखें बाकी जगह इतने सारे सवाल नहीं नजर आ रहे होते थे, इधर थोड़ी सी तादाद बेहतर है, हालांकि ये 3 चैप्टर्स में तोड़ दिया उन्होंने, ये सारे एक ही चैप्टर से पहले आंसर होते थे। तो फिजिकल हाजरीन के सवाल खत्म हुए, ऑनलाइन वाले सर राइट टू इंडेमनिटी, वेरी गुड, ये तो हो गया, ताजा ताजा हुआ। सर कंसिडरेशन और रेम्युनरेशन में क्या फर्क है? रेम्युनरेशन नॉर्मली वर्ड्स तनख्वाह के लिए इस्तेमाल होते हैं, रेम्युनरेशन ज्यादातर एक एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो उसको जो रिवॉर्ड दिया जाता है उसको ज्यादातर रेम्युनरेशन कहते हैं। तो रेम्युनरेशन किसी भी इदारे के काम करने वालों को काम करने पे मिलने वाले मुआवजे को कहते हैं। कंसिडरेशन बड़ा वर्ड है, कंसिडरेशन का मतलब है किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे से क्या मिला, वो फल भी हो सकते हैं, वो पैसे भी हो सकते हैं, वो सर्विस भी हो सकती है। तो ऐसे में कंसिडरेशन का मतलब है 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एक दूसरे को क्या दे रही हैं कॉन्ट्रैक्ट के बदले, वो कंसिडरेशन है। रेम्युनरेशन का मतलब है एक बंदा अगर कहीं एम्प्लॉय है या किसी जगह पार्टनर है या कुछ और इस तरह से, तो उसको अपनी खिदमात के सिले जो मिल रहा है वो। तो रेम्युनरेशन ज्यादातर सैलरी टाइप के मतलब में इस्तेमाल होता है। कंसिडरेशन बड़ा वर्ड है, कंसिडरेशन का मतलब है कोई भी बेनिफिट जो एक बंदे को दूसरे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की वजह से मिला। ऑनलाइन में जी एक स्टूडेंट ने कहा वॉइस इशू आ रहा है, वॉइस ओके? जी उन्होंने जवाब भी दे दिया, एक दफा मुझे वॉइस कंफर्म करते हैं, ओके डन। एक आखिरी सवाल हमारे पास,
सर राइट फॉर रेमुनरेशन को एक्सप्लेन कर दें। एक भाई ने पूछा ऑनलाइन स्टूडेंट कब तक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने बड़ा वाज़ेह वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि मंडे जो असल दिन है हमारा, उस दिन कैंपस पे अपलोड होने की ऑप्शन है। फिजिकल स्टूडेंट्स क्योंकि फिजिकली गायब है मंडे वाले दिन, इसलिए उनको ट्यूसडे वाले दिन जो है वो टेस्ट जमा कराने की ऑप्शन थी। ऑनलाइन वालों ने मंडे को ही जमा कराना था पोर्टल पे रात 12 बजे तक, जो एक नॉर्मल टाइम होता है। ये हमने ऑप्शन रखी थी उनके लिए। फिजिकल क्योंकि फिजिकल को दाखिले पे पाबंदी थी कैंपस में। अभी चोरी छुपे क्लासेस तो नहीं हो रही? अच्छा ठीक है, मैंने कहा अगर हो रही है तो फिर मैं भी अपने आप को उस लिस्ट में डलवा लूंगे, चुपके से हम भी क्लास कर लें। ठीक है जी। तो एक भाई ने पूछा राइट फॉर रेमुनरेशन, ये आखिरी सवाल है। रेमुनरेशन का राइट क्या है? एक बात तय है, अगर पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं तो कुछ स्किल्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, कुछ पैसा प्रोवाइड कर रहे होंगे। जो पैसे वाला है नॉर्मली वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा। क्यों? वो क्या ले रहा होगा? प्रॉफिट का हिस्सा। इसी तरह से जो स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है वो नॉर्मली सैलरी नहीं ले रहा होगा, वो क्या ले रहा होगा? प्रॉफिट का हिस्सा। तो नॉर्मली स्किल्स वाला सैलरी नहीं लेता, प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा होता है। नॉर्मली पैसे वाला भी प्रॉफिट का हिस्सा लेता है, इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन अगर आपस में डिफाइन कर लिया जाए, ये वो राइट्स हैं जो सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज है, तो पैसे देने वाला उस पैसे के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सकता है अगर तय कर लिया जाए, और सर्विसेज देने वाला अगर तय कर लिया जाए तो वो रेमुनरेशन। तो इसका मतलब है हर पार्टनर की ड्यूटी है कि अनलेस एग्रीड वो बगैर रेमुनरेशन के काम करे। हर कैश वाले पार्टनर के लिए अनलेस एग्रीड अदरवाइज ये ऑप्शन है कि उसने अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लेना। तो कॉमन रूल ये है, लेकिन अगर हमने कुछ और तय कर लिया अनलेस एग्रीड अदरवाइज, अगर हमने कुछ और तय कर लिया तो फिर वो फॉलो होगा। डन। तो नॉर्मली स्किल वाले पार्टनर को तब तक पैसे नहीं मिलेंगे जब तक कि आपस में इन्होंने एग्रीमेंट में ना लिखा हो कि हम स्किल वाले को पैसे भी दिया करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप का शेयर तो सबको मिलना है। याद है, कोई ऐसा पार्टनर नहीं हो सकता जिसको शेयर ना मिल रहा हो। डन। ऑनलाइन फिजिकल के सवाल खत्म। इसका मतलब है आज टाइम ही टाइम। इसका मतलब है हम पास पेपर्स भी ओपन कर सकते हैं आज। पहले जरा वो आखिरी टॉपिक ही कर लें जो हम लोगों ने छोड़ दिया। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। प्रॉपर्टी, क्या मैं ये पूछने की जसारत कर सकता हूं कि वर्ड प्रॉपर्टी लॉ में किसके लिए इस्तेमाल होता है? एसेट्स। ये बात जहन में रखनी है, नहीं तो कंफ्यूज होते रहेंगे पेपर वाले दिन तक। प्रॉपर्टी का लफ्ज नॉर्मली एसेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कभी उन्होंने कोई फिक्स प्रॉपर्टी जमीन बोलना होगा तो या लैंड बोलेंगे या इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। प्रॉपर्टी का मतलब एसेट्स। सवाल ये है कि पार्टनरशिप के कौन से एसेट्स होते हैं। पहली बात तय है कि पार्टनरशिप कंपनी नहीं है। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक अलग इंसान होती है। कंपनी का एक अपना एक तशख्खुस होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, रजिस्टर होती है लॉ में, और फुल फ्लेज कंपनी जो है ना अपने तौर पे काम करती है। कंपनी अपनी जमीनें भी खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम पे बैंक अकाउंट भी खुलवा सकती है। बट पार्टनरशिप्स में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप्स में यही पार्टनर मिला के क्या कहलाते हैं? फर्म। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये जानना कि पार्टनर्स की क्या प्रॉपर्टी है और पार्टनरशिप की क्या प्रॉपर्टी है। तो सोच के बताएं, पार्टनरशिप के पास जो एसेट्स हैं, सबसे शुरू में पार्टनरशिप के पास कहां से एसेट्स आते हैं? पार्टनर्स पहली दफा लेके आते होंगे कैपिटल, ऐसे ही है। पार्टनर ने पहली दफा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। ये कैपिटल पहले होता था पार्टनर्स की जाती प्रॉपर्टी। जिस वक्त उन्होंने फर्म को ये कैपिटल दे दिया, ये कैपिटल किसका बन गया? फर्म की प्रॉपर्टी बन गया। फिर इस पैसे प्लस स्किल से काम शुरू हो जाता है, सही है। ये पैसा होता है, कुछ को स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं और पार्टनरशिप कुछ प्रॉफिट्स कमाना शुरू कर देती है। ये प्रॉफिट किसको दिए जाते हैं? पार्टनर्स को। इसका मतलब प्रॉफिट्स पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर उन प्रॉफिट्स में से ये पार्टनर्स कुछ और एसेट्स खरीद के ले आए फर्म के लिए, पार्टनरशिप ने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, इन्होंने क्या काम करते हैं 80,000 को डिवाइड कर लेते हैं, 20,000 की एक कुर्सी मेज ले आते हैं, फलाना बंदा जो हमारा बैठा काम कर रहा होता है उसको जरूरत है एक एसेट की। तो अगर आप प्रॉफिट्स में से कोई एसेट्स बनाते हैं प्रॉफिट डिवाइड होने से पहले, तो ये एसेट्स किसके हैं? ये फर्म के। तो इनिशियली जो पार्टनर्स बीच में लेके आए वो फर्म का है,
पर उस इनिशियल लाइव से पार्टनरशिप ने जो कमाया, जिसमें से उसने डिवाइड नहीं किया, जो जो कमाया जो उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है, जब तक वो डिवाइड नहीं होता तब तक वो किसकी प्रॉपर्टी है? फर्म की प्रॉपर्टी है। यहां तक बात समझ आई? पार्टनरशिप ने इस प्रॉफिट से फर्ज करें एक बिल्डिंग खरीदी, ये प्रॉफिट पहले पैसों में थे, पैसा था पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी, पैसे से बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग किसकी प्रॉपर्टी है? पार्टनरशिप की। इस बिल्डिंग से आने वाला किराया भी पार्टनरशिप के, और कल को जब ये बिल्डिंग बेचेंगे और उसमें जो एप्रिसिएशन आएगी वो भी फर्म की। तो फिर पार्टनर की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो उनकी जाती प्रॉपर्टी है, नॉर्मल जिंदगी में जो उनकी जमीन है, जो उनकी गाड़ी है, जो उनके पास पैसे हैं, इसका मतलब है वो पैसा जो उन्होंने पार्टनरशिप के इरादे से पार्टनरशिप को दिया वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बन गई। पार्टनरशिप ने अपने पैसों से जो कमाया वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बन गई। पार्टनरशिप ने अपने पैसों से जो एसेट बनाए वो पार्टनरशिप के एसेट बन गए। उन एसेट से जो कमाया वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बन गई। फिर एक और चीज डेवलप हो रही होती है, एक पार्टनरशिप चलते चलते चलते, फर्ज करें पार्टनरशिप शुरू हुई थी 1 मिलियन से, चलते 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 बिजनेस करते करते 7-8 साल में इनकी वर्थ हो गई है 5 मिलियन। यानी इनके पास इस वक्त एसेट्स 5 मिलियन के हैं, जो बैंक में इनके पैसे रखे हुए हैं, जो इनके पास एसेट्स हैं, फर्नीचर है, गाड़ियां हैं, सब कुछ मिला के फर्ज करें इनकी जो टोटल वर्थ है वो इस वक्त है 5 मिलियन। एक बंदा आके इन्हें कहता है कि देखो तुम लोगों का बिजनेस मैं खरीदना चाहता हूं, तो जो इनका बिजनेस खरीदना चाहता है वो क्या सिर्फ एसेट्स के पैसे देगा? वो इनको कहेगा देखो तुम्हारे 5 मिलियन के एसेट्स हैं, मेरे से 5 मिलियन लो, अपना बिजनेस बेच दो। वो कहेंगे हम पागल हैं, हमने नाम बनाया इतने अरसे में। तो वो नाम ऐसा है कि इस वक्त ये एसेट तो तुम्हें 5 मिलियन के मिल जाए सो मिल जाए, हमें सालाना 10 लाख रुपए प्रॉफिट होता है, हमने बड़ी मेहनत से ये चीज डेवलप की है। तो तुम्हें हम चलता हुआ बिजनेस बेच रहे हैं, तो हम इसको इसके एसेट्स की कीमत पे नहीं बेचेंगे, हम एसेट्स से कुछ इजाफी कीमत रखेंगे उस मेहनत मुशक्कत का जो हम इतने अरसे से करते आ रहे हैं। तो टेक्निकली एक और एसेट होता है जो नजर नहीं आ रहा होता, सामने अकाउंट्स में रुपए पैसे में नजर नहीं आ रहा होता, वो होती है गुडविल। तो हो सकता है उस सेठ से कहें कि देखो तुम हमें 9 मिलियन दोगे तो हम तुम्हें पूरा एसेट पूरा बिजनेस बेचेंगे। वो कहेगा 9 मिलियन किस बात के? तो वो कहेंगे 5 मिलियन एसेट्स के और 4 मिलियन गुडविल का तुम्हें पहले ही दिन चलता चलाता बिजनेस मिल गया। तुम लगाते अपना बिजनेस नया, 4 साल लगा के बड़ी मुश्किल से उसको ब्रेक इवन तक लेके आते, इतनी जिद्दोजहद करते, इतनी एफर्ट करते, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा, तुम्हें चलता हुआ एक बिजनेस मिल गया। तो तुम 90 लाख रुपए दो, जिसमें से 50 लाख तो तुम एसेट्स के दोगे और 40 लाख इस चीज के दोगे कि तुम्हें चलता हुआ बिजनेस तुमने उसके नाम समेत खरीद लिया। तो ये जो बिजनेस का नाम डेवलप हो जाता है, बिजनेस का ट्रेडमार्क बन जाता है, बिजनेस एक ब्रांड बन जाता है, लोग उस बिजनेस से चीजें लेना चाहते हैं, वहां आना चाहते हैं और उस बिजनेस की चीजें कंज्यूम करना चाहते हैं। तो ऐसे में वो बिजनेस इस चीज का फायदा उठाता है और वो बिजनेस एक एसेट को अपने पास कहता है कि हम लोगों की एक गुडविल बन गई है। तो जब ये अपनी फर्म बेचेंगे तो अपने सादा एसेट्स के साथ साथ अपनी गुडविल भी बेच देंगे। डन? ये आपको याद होगा कि अगर ये गुडविल बेच दें तो उसके बाद ये लोग ये वाला बिजनेस नहीं करेंगे, इन पे पाबंदी लग सकती है। ये बात आपको पहले से पता है। आए जी किताब की मुश्किल लैंग्वेज देखते हैं। आप अभी तक आपको एसेट समझ आए, किताब में थोड़ी सी डिफिकल्ट डिस्क्रिप्शन है। जी जी जो ओन फंड्स है वो हमेशा पार्टनरशिप के अलावा जो जी पार्टनरशिप में जो फंड्स डाल दिए गए वो पार्टनरशिप के एसेट्स हैं। जो ओन फंड जी अब ओन फंड से मुराद है जो हमने लोन लिए हैं। पार्टनरशिप ने अगर लोन कहीं से लिया है और पार्टनरशिप ने वो लोन अपने मकसद के लिए लिया है तो वो पैसे भी पार्टनरशिप के पास पार्टनरशिप के एसेट्स के तौर पे आएंगे। लेकिन असल में वो जो लोन लिया होता है ना, वो उतना ही एसेट होता है और उतना ही लायबिलिटी भी होता है। जितना कैश पड़ा हुआ होता है उतना ही आपने वापस करना है। तो पता नहीं भी आप लोगों ने नेट एसेट्स के वर्ड्स देखे या नहीं देखे। तो नेट एसेट्स के केस में कुछ इजाफा नहीं होता लोन लेने से, क्योंकि लोन से जितना एसेट आया है उतनी ही लायबिलिटी भी आई होती है। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फर्म के एसेट्स किसे कहते हैं? ऑल प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द कॉमन स्टॉक ऑफ द फर्म। फर्म का जो कॉमन स्टॉक है ना, वो जो कंबाइंड प्रॉपर्टी है, उसके अंदर जो शुरू में आप एसेट्स लेके आए वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। यहां तक बात समझ आई? ऑल राइट्स और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली सो ब्रॉट
कुछ लोग पैसा लेके आए, पैसा दिया उन्होंने पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप ने वो पैसा उठा के बैंक में रखवा दिया, तो उस पैसे पे आने वाला इंटरेस्ट भी किसको मिलना है? पार्टनरशिप को। लोग लेके आए, एक बंदे ने कहा जी मैं आपको अपना घर दे देता हूँ पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पे, मेरा घर लें, घर था फर्ज करें 90 लाख का, पार्टनरशिप ने कहा चलो जी 90 लाख का घर आ गया, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब वो घर चूंकि पार्टनरशिप का है तो घर का किराया पार्टनरशिप। तो पहला जुमला था ऑल प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द कॉमन स्टॉक, दूसरा जुमला है ऑल राइट्स और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली सो ब्रॉट। वो जो इनिशियली जो प्रॉपर्टी लेके आए थे उसके ऊपर कोई भी राइट या इंटरेस्ट वो भी पार्टनरशिप का हिस्सा है। डन। तीसरा, ऑल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय परचेज और अदरवाइज, परचेज से ली हो या किसी भी और तरीके से आपके पास जो भी मजीद प्रॉपर्टी आई, प्रॉपर्टी मतलब एसेट, जो भी एसेट्स आपने खरीदे या आए बाय और फॉर द फर्म, फर्म ने खरीदे या किसी पार्टनर ने जाके फर्म के लिए खरीदे, एंड ऑल राइट्स एंड इंटरेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी सो एक्वायर्ड। पार्टनरशिप ने अपने पैसों से जो बिल्डिंग खरीदी वो भी उनकी है, और उस बिल्डिंग पे आगे से जो किराया वगैरह आया वो भी पार्टनरशिप। जुमला देखते हैं, टेक्निकल है। ऑल एसेट्स एक्वायर्ड, आगे को इग्नोर करते हैं, दरमियान वाले को गायब करके पढ़ते हैं। ऑल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय और फॉर द फर्म। जुमला समझ आ रहा है? दो कॉमों के दरमियान वाली चीज को यूं भी पढ़ा जा सकता है क्योंकि वो दो कॉमों के दरमियान पीछे वाली चीज को वाजे कर रही होती है। तो ऑल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय और फॉर द फर्म, ये बात, एंड ऑल राइट्स एंड इंटरेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी सो एक्वायर्ड, वो जो प्रॉपर्टी एक्वायर की उसमें कोई भी राइट, किसी भी किस्म का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब है कोई भी हिस्सा, कोई भी उसमें बेनिफिट, जिस जो भी होगा वो सब पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप के पास एसेट कैसे आया? बाय परचेज और अदरवाइज। या तो इन्होंने खरीदा, या हो सकता है एक बंदे ने इनके पैसे देने हो, उसने इन्होंने जाके उसका सामान जब्त कर लिया हो, परचेज तो नहीं किया लेकिन एक्वायर कर लिया। तो पहली बात, पार्टनरशिप में शुरू में जो पैसा आया या जो भी एसेट्स आए। नंबर 2, उस पहली दफा आए हुए पैसे से कमाई हुई चीज। नंबर 3, बाद में पार्टनरशिप ने जो खुद एसेट्स बनाए। नंबर 4, वही पार्टनरशिप ने जो एसेट्स बनाए उन एसेट्स ने आगे जो कमाई की, ये सब का सब किसका है? ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी। एंड फाइनली गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, जो गुडविल है वो भी। अब पार्टनरशिप के पैसों से जब भी कोई एसेट खरीदा जाएगा, अगर कुछ नहीं तय हुआ हुआ तो पार्टनरशिप का एसेट है। और ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप अपने पैसों से इकट्ठे चारों पार्टनर्स के लिए उनको कहे जी हम आपको पैसे नहीं देते, हम एक काम करते हैं, पैसे जोड़ के इकट्ठे 4 एसेट ले लेते हैं, चारों को एक गाड़ी चाहिए थी, इकट्ठे जाके गाड़ी खरीदी, उसमें कोई डिस्काउंट मिल गया तो पार्टनरशिप ने पैसों से प्रॉफिट देने के बजाय गाड़ी खरीद के पार्टनर्स को दे दी। अभी किसकी प्रॉपर्टी है? क्यों? इरादा ऐसा है, इरादा ऐसा है, तय ये हुआ है कि भाई इस वक्त जो हम पैसों से जो चीज खरीद रहे हैं वो तुम लोगों की चीज है। और अगर कुछ तय ना हुआ होता, पार्टनरशिप ने किसी भी वक्त 4 गाड़ियां खरीदी होती, पार्टनरशिप, तो अगर तय होगा तो वो पार्टनर्स को मिलेगा, कुछ नहीं तय होगा तो वो, अनलेस एनी कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, अनलेस की कोई इसके मुखालिफ आपने सोचा है, एनी प्रॉपर्टी परचेज विद पार्टनरशिप मनी विदाउट अदर पार्टनर कंसेंट विल बी डीम्ड टू बी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। बाकी पार्टनर्स को बगैर पूछे जो भी प्रॉपर्टी, जो भी एसेट खरीदा गया है वो सबका सब किसका हिस्सा है? पार्टनरशिप। डन। एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, फर्म की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना, ये दरखास्त वाली एप्लीकेशन नहीं है, ये अप्लाई करना, आसान, यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फर्म के एसेट्स को यूज करना। It is duty of every partner to use the property of firm exclusively for the purpose of business, subject to contract between the partners. No partner should use partnership property for his personal benefit. सोच के बताएं, कैसा हो सकता है कि पार्टनरशिप का कोई एसेट एक पार्टनर पर्सनल यूज कर ले और हम कहें सही है, कोई मसला नहीं, और अगर एग्रीमेंट में लिखा हो फिर कर सकते हैं। तो हर चीज का सोल्यूशन ये है, हम जो पढ़ रहे हैं वो कॉमन रूल्स हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप में ये तय है कि जो हमारा वो वाला पार्टनर जो कि मार्केटिंग के काम कर रहा होगा, जो फर्म की गाड़ी है वो गाड़ी उसी के इस्तेमाल में होगी, क्योंकि उसने जा जाके हर किसी को कन्विंस करना है, और रात में हिफाजत के लिए वो अपनी घर रखे और कभी कभी खुद भी चला ले, कोई बात नहीं। खैर है, अगर तो तय किया हुआ है तो ये गाड़ी पार्टनरशिप की है, बट यूज पार्टनर कर रहा है, पर्सनल यूज भी कर रहा है।
लेकिन अगर कुछ ना तय हुआ हो तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पार्टनरशिप के ही कामों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, या आपस में एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा जा सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि पार्टनरशिप तो एक कागज है तो यही लोग, तो पार्टनरशिप की गाड़ी चलाता कौन होगा? तो अब यहाँ पे एक डिबेट होगी कि पार्टनर्स को गाड़ी चलाने की इजाजत है, यस गाड़ी चलाने की इजाजत है, क्या पर्सनल पर्पस के लिए इजाजत है या नहीं, एग्रीमेंट देखना पड़ेगा। क्योंकि कई दफा क्या होता है कि आप अपने पार्टनर्स को, भाई वही पार्टनर्स हैं, वही पार्टनरशिप है, वही गाड़ी है, वही लोग हैं, तो वो लोग आपस में पर्सनल भी यूज किया करेंगे, लेकिन अगर तय किया हुआ हो कि नहीं होगा यूज तो फिर नहीं यूज होगा। तो इसका मतलब है कि जब ये एसेट्स वाला मामला आता है तो मामला थोड़ा नाजुक हो जाता है। बगैर इजाजत के अगर एक पार्टनर यूज कर ले और हमने उसे मना नहीं किया हुआ तो इस पे हम ज्यादा नाराज नहीं होते। अगर मना किया हुआ फिर यूज करे तो फिर हम कहते हैं कि उसने मिसकंडक्ट किया, उसने गलत हरकत की है। कंपनसेशन मिसकंडक्ट का जो नॉर्मल मामला है, अगर वो मिसकंडक्ट करे उससे कोई नुकसान हो, फर्स्ट करें वो फर्म की गाड़ी लेके कहीं गया हुआ था और अचानक से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर था जिसपे पार्टनर ने गाड़ी पे बैठ के जाके वो करना था, वो बाइक पे गया, वहां जाके उन्होंने कहा गरीब जो पार्टनरशिप है, तो उन्होंने आगे से सस्ते में डील कर ली। तो ऐसे में वो कह सकता है कि अगर मैं गाड़ी पे गया होता और कपड़ा मार के गया होता तो आज ये ऑर्डर मुझे इतने रुपए का मिलता। तो कभी कभी बिजनेस की शान शौकत के लिए भी लोग बिजनेस के सासों को यूज कर रहे होते हैं। तो अगर वो पार्टनर जो उस टाइम पे अपने किसी दोस्त के साथ समोसे खाने गया हुआ था, समझ रहे हैं, समोसे खाने, तो वो उस वक्त उसके समोसे खाने की वजह से जो असल पार्टनरशिप जिसका एसेट था जिसमें उसे इस्तेमाल होना चाहिए था उसको अगर कोई नुकसान हुआ तो समोसों की कीमत रिकवर की जाएगी? नहीं, जो लॉस हुआ उसकी कीमत रिकवर की जाएगी। बात हमें समझ आ रही है? दोनों तरह से होता है। जब एक बंदे का राइट, एक भाई ने पूछा ये क्वालिफाइड राइट है या ड्यूटी है, जब एक बंदे का राइट होता है तो बाकियों की ड्यूटी होती है, एक की ड्यूटी होती है तो बाकियों का राइट होता है। एक बंदे की ड्यूटी है ईमानदारी से काम करे, तो बाकियों का राइट है कि उसके सारे पार्टनर्स उसके साथ ईमानदारी से काम करें। गुडविल किसे कहते हैं? अचानक से इन्होंने सोचा कि बच्चे इंट्रो एग्जाम करा के आए होंगे तो उन्होंने कहा चलो हम गुडविल बता देते हैं। इट इज एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, गुडविल क्या होती है? अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आपने अकाउंटिंग में पढ़ी है गुडविल? जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी हुई वो भी तो गुडविल जैसी चीज तक पहुंचे। कुछ यस है और कुछ नो है, हालांकि बच्चे एक ही जगह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, इसका मतलब मुझे सवाल रिवाइज करना चाहिए। क्या सर ने करा दी है एंड क्या उसके बाद आप लोगों ने पढ़ ली है? जब मैं पूछ रहा हूँ ना आपने पढ़ लिया तो कुछ लोग कह रहे हैं यस और कुछ कह रहे हैं नो। हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि मैं पूछ रहा हूँ कि आपने अपने तौर पर पढ़ लिया, सर तो बेचारे करा चुके होंगे। ठीक है जी, उन्होंने कहा ऊपर चौथे पॉइंट में हमने इस क्लास में तो पढ़ी ली। चलें, अगेन इसका मतलब है कि इनकी एहतियात सही थी कि बच्चे शायद अभी गुडविल सही से ना पढ़ के आए हो। गुडविल अकाउंटिंग में आप प्रॉपर डिटेल से पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है, इसकी क्या ट्रीटमेंट है। हमारे लॉ की लैंग्वेज में गुडविल का सिंपल मतलब ये है कि वो जो बिजनेस की वर्थ बढ़ गई है ना, इनसे पूछते हैं। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, ये लाइन तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है जिंदगी में कभी भी। मीनिंग द वैल्यू ऑफ एन इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल ना नजर आने वाला। गाड़ी तो नजर आ रही है, फर्नीचर नजर आ रहा है, गुडविल नजर नहीं आ रही, महसूस हो रही है, जैसे हम एम्प्लॉयड नहीं कहते। तो वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट विच हैज अ क्वांटिफाइबल वैल्यू इन बिजनेस। किसी बिजनेस में एक ऐसी चीज जो दिखती नहीं है बट उसके रुपए पैसे के बराबर उसकी वर्थ है। जैसे वो अपनी गुडविल की वजह से अपना वो बिजनेस 50 लाख के बजाय 90 लाख का बेचने पे वो हो गया, मतलब दूसरा बंदा तैयार हो गया खरीदने पे। इसका मतलब है दूसरा बंदा भी मानता है कि जो नजर नहीं आ रही गुडविल उसकी एक रुपए पैसे की वर्थ है। An example would be reputation of firm. रेपुटेशन द फर्म एंजॉयज विद इट्स कस्टमर। वो रेपुटेशन जो फर्म अपने कस्टमर्स में एंजॉय करती है कि कस्टमर्स हमेशा इस फर्म को मानते हैं कि अच्छी रिप्यूटेड फर्म है और उसके साथ डील करना चाहते हैं। दिस रेपुटेशन enables firm to earn more than normal profit earned by other business। कोई और बिजनेस होगा उसको इतने प्रॉफिट नहीं होंगे, लेकिन आपकी फर्म की अगर रिप्यूट, आप एक चीज थोड़ी महंगी भी बेचेंगे लोग कहेंगे हाँ यार क्वालिटी की तो है। इसीलिए लोग ब्रांड्स पे जाके उसी चीज का ज्यादा पे करने पे तैयार हो जाते हैं। तकरीबन अक्सर क्या होता है, केएफसी वर्सेस एक थोड़ा सा हल्का बिजनेस, मतलब जो केएफसी नहीं है लेकिन वो डीएफसी, एएफसी, पीएफसी, जीएफसी, बहुत सारे अलग अलग तरह के बने होते हैं। अक्सर वो बन भी सेम जगह से खरीदते हैं, वही जो केएफसी वाला होता है।
अक्सर उनका जिंगर भी उसी तरह का होता है जो उनका दरमियान में चिकन का पीस है। अक्सर उनके पास सॉस भी वही वाली होती है जो बाकी देते हैं, और वो बोतल भी वही वाली देते हैं जो सबके सब दे रहे होते हैं, और माहौल भी मिलता जुलता बना देते हैं। लेकिन KFC अपना जिंगर 200 रुपए ज्यादा का बेच लेता है। क्यों? नाम की वजह से। तो ये एक्स्ट्रा नाम होता है, लोगों को ट्रस्ट है, हाँ यार KFC वाले हैं, सही बन होगा, सही क्वालिटी की चीज होगी। कई दफा उनके ऊपर भी छापा पड़ता है, उनकी चीजें भी क्वालिटी की अच्छी नहीं होती। कहने का मतलब ये हुआ कि एक बिजनेस को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है उस रेपुटेशन का, कि उस रेपुटेशन की वजह से लोग उसको एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो उसकी गुडविल होती है। तो आसान अल्फाज में गुडविल को अगर मैथमेटिकली निकालना चाहें तो वैल्यू ऑफ बिजनेस एज अ होल माइनस टोटल वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। बिजनेस ने कहा हम 90 लाख के, 90 लाख दोगे तो हमें खरीद लो, और उस 90 लाख में थे दिखने वाले एसेट्स कितने के थे? 50 लाख के। तो इसका मतलब है 50 लाख टोटल बिजनेस की वर्थ माइनस दिखने वाले एसेट 50 लाख, माइनस किया तो जो बच गया 40 लाख, वो गुडविल। अजान 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 ब्रेक की तरफ चलते हैं। इसमें किताब की सॉफ्ट कॉपी तो नहीं है ना? कुछ आइडिया है किस जगह? ये कितना शेयर्ड है? ड्राइव के सारे फोल्डर ना नजर आ जाए, हमें कोई काबिल एतराज लफ्ज हो। इसका कीबोर्ड कहाँ है?
इसका कीबोर्ड किधर है भाईजान, और बैक का है? हाँ कीबोर्ड अगर ला दें, नहीं असल में इसको ऑपरेट करने के लिए नहीं तो टच के साथ तो ये बहुत अजियत कर देगा। नहीं नहीं चलें फिर यूएसबी लगाएंगे तो माइक फारिग हो जाएगा ना, आप लगा हैं। नहीं तो वो वाला कीबोर्ड का है, अच्छा बहुत ही नीचे चला। नहीं माइक तो नहीं दिख उसमें। हो गया बस आ गया। नहीं जी, इस चैप्टर के 2009 से लेके अब तक जितने भी सवाल आए हुए हैं, बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट को छोड़ के, इसके नहीं, चैप्टर 11 पर चैप्टर 12 की तरफ आते हैं। इन व्यू ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, मैं जरा कमेंट्स भी ऑन कर दूं। In view of Partnership Act 1932, briefly explain the meaning of partnership at will and particular partnership. पढ़गा पढ़गू के रख देंगे तो आप। ABC are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:3:2. राइट साइड पे रेफरेंसेस आ रहे हैं पास पेपर्स के। ABC पार्टनर एक फर्म में जो कि प्रॉफिट शेयर कर रही है 4, 3 और 2 की रेशो से। जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 4/9, 3/9 और 2/9 इनमें शेयर हो जाता है। They admitted D to the partnership on 1 जनवरी 2013। 2013 की 1 जनवरी को ये D को बीच में ले आए। In the absence of any agreement, state how they will share future profits. कुछ नहीं तय किया, अब क्या करें? ABC पार्टनर्स हैं और उनकी पुरानी रेशो थी 4, 3 और 2। डी को लेके आए हैं बीच में और आपस में कुछ नहीं तय किया कि डी और बाकी 3 इन चारों का मिला के टोटल कितना हिस्सा होगा। तो अगर कोई बंदा पार्टनरशिप शुरू करे या कुछ लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करें और आपस में तय ना करें कि हमारी क्या रेशो होगी, तो नॉर्मल रूल क्या है? बराबर। तो टेक्निकली यहाँ डी को इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इशू 25% शेयर मिलना चाहिए, यानी 1/4। इसका मतलब है 75% बकाया को मिलना चाहिए। तो पहला रूल तो ये है कि एक बंदा आए तो उसको इक्वल चांस मिलना चाहिए। उसको इक्वल चांस मिला अगर आपस में कुछ तय नहीं हुआ। तो पहली बात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ डी को बराबर हिस्सा मिल सकता है। अच्छा चलें, डी को तो मिल गया बराबर हिस्सा, क्या बाकियों का भी 25-25% हो जाएगा? उनका क्या होगा? फर्म नहीं बनने से पहले आपस में जो उनकी कैलकुलेशन थी, यानी कि अब 75% को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2/9, 4/9 और 3/9।
पता नहीं ये वाली बात समझ आई या नहीं? यानी कि इनका हर किसी का हिस्सा जिसका 4 है, 4, 3 और 2, इसका मतलब ये है कि ये टोटल मिला के बनता है 9। तो 4 वाले को 4 डिवाइडेड बाय 9 इतने % हिस्सा मिलता है, 3 वाले को 3 डिवाइडेड बाय 9 इतना हिस्सा मिलता है, 2 वाले को 2 डिवाइडेड बाय 9 इतना हिस्सा मिलता है। तो अब पहले तो डी को नहीं पता कि पहले से क्या चल रहा है, डी की नजर में सब बराबर हैं जब तक कुछ नहीं तय होता, सब बराबर हैं तो डी को तो बराबर हिस्सा मिल गया 25%। बकाया की कैलकुलेशन हमने इस नई रेशो के हिसाब से कर ली। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल था कि जिसमें 2 रूल्स अप्लाई हो रहे थे, एक ये कि अगर कुछ नहीं तय हुआ हो तो सब बराबर के हिस्सेदार होते हैं, और दूसरा रूल था कि अगर पहले से कुछ चला आ रहा है पार्टनर्स के बीच में तो नए पार्टनर के आने से पार्टनर्स पुराने पार्टनर्स के आपस के जो राइट्स हैं वो चेंज नहीं होते, वो उसी तरह से रहते हैं जैसे पार्टनरशिप से पहले थे। डन? जी बिल्कुल, अगेन सॉल्यूशन से वो एक बस सर से अपनी जिम्मेदारी उतारते हैं, आपको बस बता देते हैं कि ये मुद्दा था। ये जो सॉल्यूशन किताब में दिए हुए ना, ये आईकैप के ऑफिशियल सॉल्यूशन नहीं है, सजेस्टेड सॉल्यूशन है। ऑफिशियल और सजेस्टेड सॉल्यूशन में क्या फर्क है? होता ये है कि आईकैप हर अटेम्प्ट होने के बाद डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कहता है कि हमने पेपर लिया था, बच्चे हमसे इसका सॉल्यूशन मांगते हैं, आपने इसका कोई सॉल्यूशन अपने तौर पर डेवलप करके दे देना है जिससे उनकी गाइडेंस हो सके। तो वो गाइडेंस के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बनाते हैं। मजे की बात है, आईकैप जिस सॉल्यूशन की बेस पे चेकिंग करता है वो ये सॉल्यूशन नहीं होता, वो आईकैप शेयर नहीं करता, जिसमें एक एक सवाल के मल्टीपल आंसर्स भी होते हैं। तो इधर क्या होता है, सजेस्टेड सॉल्यूशन में 4-5 तरीके से जो आंसर हो सकता है उनमें से कोई एक दिया हुआ होता है, और वो भी बहुत लंबे चौड़े उस फॉर्मेट पे नहीं होता। वो फॉर्मेट तो वो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, जिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहा जी आप इसका सॉल्यूशन दे दें, वो क्या करते हैं, वो एक बस 1-2 पैराग्राफ में मोटी मोटी सी बात करके अपने सर से उतारते हैं। तो आपने सॉल्यूशन से आइडिया लेना होता है, हिंट लेना होता है, सॉल्यूशन को पेपर में नहीं छापना। तो ये सॉल्यूशन गाइडेंस के लिए होते हैं, इसलिए वैसे सजेस्टेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो जहां आंसर शुरू होते हैं ना, वहां आईकैप ने एक बड़ा मोटा सा डिस्क्लेमर दिया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, मैंने पेस्ट किया हुआ है किताब में, तो आपको आइडिया होगा। वो सारा पढ़ने के बाद वो कहते हैं भाई जागते रहना, 3:30 रहना। जी ठीक है, तो मैं टेस्ट के थोड़ी सवाल डिस्कस कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, कौन सा याद रह जाना। आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये वाला सवाल वहां रिपीट हो रहा होगा, और अगर यहाँ का रटे वाला सवाल रिपीट हो रहा हो तो वो तो रटे वाला सवाल है। यानी अगर वहां पे एक सवाल लिखा हो लिस्ट डाउन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, तो वो आप जितनी दफा भी देख लें वर्दफा नहीं है, क्योंकि उसका ताल्लुक रट्टे से है, वो रट्टा लगा हुआ होगा। तो ऐसा नहीं होगा आपको वो मैंने सवाल देखा था लिस्ट डाउन वाला, तो वहां सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां जवाब इंपॉर्टेंट है। तो इस पे परेशान ना हो, टेस्ट जो है वो मतलब यहाँ से छापा लगा हुआ नहीं होता। कुछ दफा हमें पास पेपर का कोई सवाल अच्छा लगे तो हम उसका आइडिया पिक करके आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से तंग करते हैं, कंपनियों के नाम बदल देते हैं, बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे रट्टा मार के बैठे हुए होते हैं ना। वो वाला मुजाहिद लिमिटेड वाला सवाल आया था, फलाना वाला सवाल। शेयरिंग नेट प्रॉफिट, जी भाई। जी रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला आप समझ आया कि मैं क्यों कह रहा था कि इसकी रिकॉर्डिंग देना ज्यादा फायदेमंद है पास पेपर की, क्योंकि आप इसको भी लेक्चर की तरह कंसीडर कर रहे हैं भाई। इस वक्त तो पास पेपर की डिस्कशन होनी है, आप इसके अंदर से बीच में वो पिछले कॉन्सेप्ट निकाल के भी डिस्कशन शुरू कर देंगे तो फिर तो मकसद फौत हो जाएगा। बिल्कुल ये रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, अभी थोड़े पहले मैंने कहा था जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो वो उन्हीं बेसिस पे होती है। अगर कुछ आपस में तय नहीं हुआ तो हर पार्टनर का वो राइट है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले उसको जो मिल रहा था वही रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी मिलता है। डन? सवाल देखते हैं। शेयरिंग नेट प्रॉफिट्स यूजुअली क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फेरेंस। पेपर का सवाल है, पेपर में उन्होंने अचानक से एक खोखा सा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। मैं नॉर्मली कहता हूं कि अगर बहुत ही मुश्किल सा लफ्ज बीच में है ना, पूरे जुमले को पढ़े और मुहावरा तर्जुमा करने की कोशिश करें। तो वो लफ्ज ना भी समझ आए तो ये नहीं कहना कि लो मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं कहाँ पेपर पास कर सकता हूँ। इन्फेरेंस का मतलब होता है एक चीज अखज करना। पता नहीं क्यों में आपने 2 तरह की स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी या नहीं, इन्फ्रेंशियल और याद है कुछ? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती थी, जिसमें से आप इन्फेरेंसेस ड्रॉ करते थे, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते थे, कुछ नतीजा अखज करते थे। तो इन्फेरेंस का मतलब है अखज करना। इग्नोर करते हैं, आपको लफ्ज नहीं आता टेंशन नहीं लेनी। शेयरिंग नेट प्रॉफिट यूजुअली क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, पता नहीं क्या, दैट पार्टीज हैव फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप। तो नेट प्रॉफिट्स को शेयर करना यूजुअली एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी कोई चीज जनरेट कर देती है जिससे समझ आ जाता है कि पार्टनरशिप फॉर्म हुई है। अब इस जुमले को बामुहावरा पढ़ें तो वो लफ्ज अगर नहीं भी आता तो सेंस समझ आ गई।
और जिसको याद होगा पीछे वाली बात वो समझ भी जाएगा जुमले का मतलब। तो जुमला वो कहना चाह रहे हैं कि शेयरिंग नेट प्रॉफिट से नॉर्मली हमें पता लग जाता है कि पार्टनरशिप है। But in certain situation, the fact that profits are shared or the parties have agreed to share the profit will not by itself create a presumption that partnership was intended. लेकिन कुछ केसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रॉफिट जो शेयर्स हो रहे होते हैं, जो पार्टीज को प्रॉफिट मिल रहा होता है, उससे ये मतलब नहीं निकाला जाता कि पार्टनरशिप का इरादा था। पूरा माहौल बनाया। List such situation as given in partnership representative. बात समझ आई? ये कौन सा सवाल है, कौन सी टाइप का है? टाइप 2 सवाल है। 3 टाइप के सवाल आपसे डिस्कस हुए थे ये। अगेन हाँ, पोस्ट वाले परेशान हो रहे होंगे। पोस्ट वालों की वीडियो रहती है हमारी। सर जी वो नोट कर लें, किबला वो नोट कर लें। आज हमने पोस्ट वालों के लिए वो वीडियो दोबारा से शेयर करनी है, वो वाकई मिस हो गई। वो जो 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस है और उनको कैसे आंसर करना है। ठीक है जी, ये अब नोट करवा दिया गया। कल आपने पहले इन्हें पकड़ना है, फिर मुझे पकड़ना है। भाईजान याद रखना। नहीं तो पोस्ट वाले तो वो लोग हैं जो कि थोड़े से कुछ ना कुछ पहले से भी सियाने हैं। इनसे पूछें, इन लोगों के पहले टेस्ट से पहले मैंने डिस्कशन नहीं की थी, याद है? पहले टेस्ट की जिस दिन डिस्कशन होनी थी उस दिन फिर मैंने बताया था कि 3 तरह के सवाल होते हैं। तो चलें, आपके साथ भी ऐसा हो गया। वो है ना, नए पार्टनर्स आने से पुराने पार्टनर्स के राइट्स मुतासिर नहीं होंगे। ले जी, कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है। तो टाइप 2 सवाल था, ऊपर माहौल बनाया और नीचे सिर्फ एक लिस्ट पूछी है। हाँ, जिसको अंग्रेजी ऊपर की समझ आएगी वही समझ सकेगा कि वो पूछ क्या रहे हैं। वो पूछ रहे हैं वो कौन सी केसेस हैं जहां पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयर होता है। डन हो गया। ऊपर मजीद सवालों की प्यास लिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेशियाई एविडेंस। अंग्रेजी तो फिर इनकी फुल हैवी होती है ना। प्राइमा फेशियाई का मतलब है वो विच इज वेरी एविडेंट फ्रॉम द फेस, जो सामने से बड़ा वाजे है। इसकी नहीं वहां तक जागो। वाईफाई चला गया और ये ट्रांसफर वाला चल रहा है। चलो उधर भी आ गया। ठीक है, हमने कनेक्ट किया, वो उधर से कनेक्ट किया। जी ऑनलाइन यूजर्स, स्क्रीन और आवाज क्लियर है? कैमरा गायब कर दिया गया है? डन। ले जी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेशियाई एविडेंस बट नॉट अ कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का एक बड़ा वाज़ेह एविडेंस होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बट हतमी एविडेंस नहीं होता कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये जुमले का आसान तर्जुमा क्या है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का हरगिज मतलब नहीं है कि पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप होने के लिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट चाहिए, बट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक फाइनल अकेला एविडेंस नहीं है कि पार्टनरशिप है। Under the provision of partnership of 1932 list the circumstances in which received by a person of a share of profit of a business does not of itself make him a partner with the person carrying on the business. वही लिस्ट 3 नंबर के लिए और थोड़ी देर पहले वही लिस्ट। मर्जी है उनकी, जो मर्जी करें। खैर, मुनाफ, a sole proprietor engaged in the business of
को सही बात है। जी अब आवाज आ रही है ऑनलाइन? अब आवाज आ रही है? ले जी। जी तो हम मुनाफ और लारी की बात कर रहे थे। मुनाफ ने लारी को बिजनेस में शामिल किया, लारी पैसे नहीं लेके आएगा और लारी लॉसेस का जिम्मेदार भी नहीं होगा। नहीं लेके आने, लॉसेस भी शेयर। However, he shall be entitled to receive % of the profit और 40% profit share करेगा and have the right to exercise all the powers of partner in the firm। एक फर्म में पार्टनर के पास जो जो राइट्स होते हैं वो उसको एक्सरसाइज करने का हक है। Analyze the above situation and advise whether the partnership is constituted between Munaf and Larry under the provision of Partnership Act। सवाल ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी और आपसे क्या है जरा बताओ, वो कैपिटल नहीं लेके आ रहा, क्या क्या कैपिटल लाना लाजमी शर्त है पार्टनर के लिए? वो लॉसेस शेयर नहीं कर रहा, अच्छा वो प्रॉफिट लाजमी शेयर कर रहा है, अच्छी बात है। इसका मतलब है हमें सामने सामने जो निशानियां नजर आ रही हैं, इसका 5 इनमें से ये 1-2 नजर आ रही हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ये आपस में मिलके जो काम कर रहे हैं, वो जो ऑन बिहाफ ऑफ अदर काम कर रहा है, तो हम कहें अगर बाकी की शर्तें भी यहाँ मौजूद हो और एग्री भी किया उसने, शुरू में उसके साथ ये तय हुआ है, एग्रीमेंट में शर्तें हैं, तो इसका मतलब इनके दरमियान एग्रीमेंट भी है, इनके दरमियान प्रॉफिट की शर्त भी है, लॉस की शर्त नहीं है, वो भी है हमारे पास, और ये मिलजुल के काम भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल एजेंसी का रूल अगर सही से फॉलो हो रहा हो, और पांचवा कौन सा है? 2 या 2 से ज्यादा बंदे, तो एग्रीमेंट भी है, 2 या 2 से ज्यादा बंदे भी हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी है। म्यूचुअल एजेंसी अभी बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा, लग तो रहा है, तो बेहतर है कि एहतियातन कह दें कि अगर इनके दरमियान म्यूचुअल एजेंसी भी प्रॉपर तरीके से है तो इनके दरमियान जो हो रहा है हम उसे पार्टनरशिप कह सकते हैं। तो सवाल कभी कभी आपको सारी निशानियां दे देता है, कभी कुछ निशानियां देता है, तो फिर आप बताएंगे कि ये निशानियां होती हैं, इनमें से ये वाली पूरी हो रही हैं
ये पूरी नहीं हुई। डन। मजे का सवाल था। जिसको सवाल समझ आते हैं ना, उन मतलब जिसको टॉपिक समझ आया होता है उसको सवाल पढ़ के भी वो एंजॉय कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि पहेली सॉल्व कर रहे हैं। नॉलेज पता नहीं, मैं शायद चेहरों पे जो मायूसी नजर आई, मैं अकेले नजर आया पूरी क्लास में। ले जी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेशियाई एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। हो गया था? नहीं हुआ? वो ये हुआ था, ये नीचे भाई नहीं, कभी कभी पास पेपर से भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने। है हमारे टेस्ट पे आपने कह दिया, ये देखें, ये आई के पास पेपर कॉपी पेस्ट कर रहा है भाई। ये हमने शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेशियाई नॉट अ कंक्लूसिव टेस्ट। ठीक है, सुपर गया तो वहां फिर वही सवाल था, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेशियाई एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट, लिस्ट एनी 4 circumstances in which a non-partner could be benefit from the profit of partnership। इस दफा 4 पूछ लिए, और 2 नंबर के लिए 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जब भी उनका दिल करेगा जितने भी नंबर के। तो ये नहीं सोचना कि मैं कम लिखूं ज्यादा, अगर ज्यादा आता है और आता है ले, बगैर टाइम मैनेजमेंट इस पेपर में इशू है ही नहीं। मैं आपको बताया 2 घंटे बाद पेपर में बच्चे अपना कलम रख के सोच रहे होते हैं कि वो जो एक याद नहीं आ रहा उसमें क्या लिखना है, और एक दूसरे को देख देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग भी किसी ना किसी सवाल पे अटके हुए होते हैं। तो नॉर्मली इसमें अगर आता है ना सवाल तो ठकाठक होता है। टेस्ट में आपने देखा होगा, जो सीधा सीधा आता है आराम से, और सीधा सीधा आपको नॉर्मली वही आता है जो सीधा सीधा सवाल होता है, बाकी थोड़े से घुमे हुए होते हैं। ले जी, ये सवाल प्यारा सा नजर आया, मैंने फौरन से डिस्कस कर लिया। X has been carrying on textile business for past few years. He has recently met Y, who is an expert in textile designing. X and Y have agreed that Y should advise X on various technical issues and use his contact for the benefits of the business. X business कर रहा है बड़े अरसे से, Y से मुलाकात हुई, Y एक्सपर्ट है। X और Y ने तय किया है कि Y जो है वो X को अच्छे अच्छे मशवरे दिया करेगा और कुछ कॉन्टेक्ट भी देगा जिससे फायदा हो दूसरे बंदे का, X का। Y would be entitled to 35% of the profit of the business। क्योंकि वो अच्छे मशवरे दे रहा है तो बिजनेस के प्रॉफिट का 35% भी लेगा। However, Y will not be required to bring any and will
लॉ फर्म द पार्टनरशिप डीड। आपने नोट किया कि मैंने ये नंबर लेफ्ट से राइट किया हुआ है, मेरे लिए आसान था। राइट वाली चीज आपकी कितने को काम की है कि ये कौन से पेपर का कौन सा सवाल था, इसलिए राइट किया था कि आप लोग स्क्रीन पे देखें, हमें देखें वो जो आप लोग, और इसलिए मैं तरतीब भी ऊपर नीचे एकदम से कर देता हूँ ताकि आपको वहां देखते हुए दिक्कत हो तो थोड़ा सा हमारी स्क्रीन की तरफ देख लें, हमारी बात सुन लें। इस वक्त भी अगर आप उसे देख रहे हैं और सोल्यूशन देख रहे हैं तो फिर मजे वाली बात तो नहीं है ना। लाइव क्लास में आके रिकॉर्डेड क्लास का फायदा उठाना चाहते हैं। आफ्ताब रेहान बाली पार्टनर्स हैं लॉ फर्म में, चलो शुक्र है पार्टनर्स तो हैं, पहला मामला तो हल हुआ। पार्टनरशिप डीड अमंग अदर थिंग्स प्रोवाइडेड दैट प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म वुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर। बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट के भी हिस्सेदार हैं सबके सब, लॉस के भी। Pub continued his business for many years with Aftab, receiving 50% share in net profit and Rehan and Bali each sharing 25% of net profit. बड़े अरसे से फर्म ऐसे चले आ रही है कि 50% एक बंदे को मिल रहा है और दो बंदों को 25-25% मिल रहे हैं। रेहान और बाली ने कभी भी इस अरेंजमेंट पे कोई आवाज नहीं उठाई। इसका मतलब है कि ये आपस में तय था या नहीं था, लेकिन वो जब खुशी खुशी हर दफा 25% पे मुतमईन है तो इम्प्लाइड नजर आ रहा है कि इनके दरमियान एक एग्रीमेंट है कि 50% एक का और दो का 25-25%। Later on, partners developed some differences. Partners में कुछ इख्तलाफात आए, कुछ difference of opinions आए, and Rehan and Bali filed a suit against Aftab. Aftab पे उन्होंने केस कर दिया for recovery of their share in profit on the basis of partnership deed. Partnership deed में क्या लिखा था? Equally. पार्टनरशिप डीड में इक्वली लिखा हुआ था। Under the provision of Partnership Act 1932, discuss whether Aftab would succeed in defending the suit filed against him by Rehan and Bali. ये नहीं कह रहे बताओ रेहान और बाली जीतेंगे या नहीं, वो कह रहे हैं आफ्ताब जीतेगा या नहीं। आफ्ताब के पास एक पॉइंट ये है कि हमने एग्री जो भी किया था, लेकिन उसके बाद इम्प्लाइडली इतने अरसे से, इतने ईयर से हम 50% 25% पे थे और इन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं की थी, तो इट वाज इम्प्लाइड कि वो इस शेयर पे एग्रीड है। इस सवाल को बहुत मजबूत लॉजिक देके दूसरी तरफ भी ले जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि नहीं भाई, जब एग्री हुआ था आपस में तो हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि चलो हमें अभी थोड़ा मिल रहा है कि पैसे कम होंगे, आगे जाके हमें पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगेन तीन बंदों की पार्टनरशिप में इतने ज्यादा जो है ना वो आपस में कंफ्यूजन नहीं होती। तो अगर 50% मिल रहा था और 25% उनको मिल रहा था और वो खुश थे, तो उसकी एक ही रीजन हो सकती है कि हो सकता है फर्म लॉसेस में हो, क्योंकि लॉसेस के केस में प्रॉफिट और जो वो लॉस है दोनों का शेयर बराबर है उनका। तो हो सकता है फर्म खसारे में जा रही हो या हल्की जा रही हो तो बड़े खुश होकर बैठे हो, चलो शुक्र है हमें 33% नहीं 25% पड़ रहा है। और जैसी फर्म प्रॉफिट में आई हो, अचानक से उनको अपने हुकूक याद आ गए हो और उठ के उन्होंने कह दिया हो कि देखिए जी हमारे साथ तो अन्याय हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर इम्प्लाइडली एक चीजें चल रही थी और इतने साल से चल रही थी, तो इट कैन बी अज्यूम्ड कि इन्होंने आपस में इम्प्लाइड एग्रीमेंट कर लिया था कि ऐसे ही हुआ करेगा। इसका मतलब है कि लॉस के वक्त तो इन्होंने खामोश हो गए कि चलो यार वो बेवकूफ अकेला आधा लॉस खाई जा रहा है, खाता रहे, लॉस तो नुकसान है। अब जब प्रॉफिट होना शुरू हुआ होगा तो इनको अचानक से लगा होगा कि प्रॉफिट में हमारा हिस्सा था बराबर बराबर का। हालांकि सवाल ये था कि प्रॉफिट और लॉस सब में बराबर का हिस्सा है, तो इसलिए हमें नहीं पता कि क्या हुआ है। ये मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ, एक रिमोट से अजम्पशन। पॉइंट ये है कि लिखत में जो भी था आपस में, अगर एक इम्प्लाइड एज्यूम हो रहा था और काफी ईयर से चला आ रहा था, तो वो इस चीज का बहाना ले सकता है कि देखिए जी ऐसे था। जल्दी से पहला सवाल देखते हैं। रिस्पॉन्ड टू फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज। काफी सारे सिनेरियोज होंगे, उनमें से एक इस वाले चैप्टर का ऐसा बन रहा होगा। इस सवाल को आप ढूंढिएगा, इसका एक पार्ट यहाँ है, एक पार्ट 12वें में होगा और एक 13वें में होगा। पहले एक ही चैप्टर होता था ना, अब उन्होंने तोड़ दिया बीच बीच में से। मुइज, अदीब एंड मुमताज वर पार्टनर इन अ फर्म. Adib died. Muiz and Mumtaz continued the business and agreed to give 10% share of profit of the business to the widow of Adib as annuity. Adib की बेवा को उन्होंने कहा जी हम लोग 10% शेयर दे दिया करेंगे। Discuss whether Adib's widow would be deemed to be a partner in the firm. क्योंकि सिर्फ जब तक एग्री ना करें, उसका एज अ पार्टनर इंडक्ट ना करें, किसी को प्रॉफिट का शेयर मिल जाने से वो खुद ब खुद पार्टनर नहीं बन जाता या बन जाती। तो आपने नोट किया दो ही तरह के सवाल आए हैं, क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं, और दूसरा ये कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनको पार्टनरशिप का शेयर मिलता है वो पार्टनर नहीं होते। ये दो ही चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस है। तो इसी तरह से कोई भी सवाल देख के पहले जवाब बनाने की कोशिश किया करें, फिर इनका सजेस्टेड सोल्यूशन, एक्चुअल नहीं सजेस्टेड सोल्यूशन देखा करें कि वो आपको क्या हिंट दे रहा है। अगर वो हिंट दे रहा है जो आपके दिल में आ रहा था तो बड़ी अच्छी बात है। फिर फाइनल प्रैक्टिस रह जाएगी जो टेस्ट में हम आपसे लिखवाने वाला काम करते हैं। ठीक है जी,
अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सालाना बेसिस पे